हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज ये मैं इकोनॉमिक्स का पहला ऑब्जेक्टिव क्लासेस ये मैं लेकर के आया हूँ। तो चलते हैं बिना कुछ समय गवाए दो शब्द के साथ। कहते हैं मंजिल मिल ही जाएगी सफर में चल तो सही, मंजिल मिल ही जाएगी सफर में चल तो सही, ठोकरों से ना डर तू राही संभल तो सही, बिन सफर के जिंदगी की राहें अधूरी है, बिन सफर के जिंदगी की राहें अधूरी है, मुश्किलों को दरकिनार कर निकल तो सही, मंजिलें मिल ही जाएगी सफर में चल तो सही। तो नहीं, कुछ दो शब्दों के साथ आज का ये ऑब्जेक्टिव क्लासेस जो कि मैं इकोनॉमिक्स का रिकॉर्ड करने वाला हूँ उसको लेकर के आगे चलते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव इसी के साथ कहते हैं व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी है। व्यापारिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी है। तो पहला है चालू जमा, दूसरा है बचत जमा, तीसरा है सावधि जमा। तो कौन सी होगी इसमें। आपका सारा का सारा बैंक करता है व्यापारिक बैंक, तो मतलब इनमें से सभी। तो चालू जमा, बचत जमा और सावधि जमा ये तीनों के तीनों आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कहते हैं बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। तो पहला है ऋण देना, जमा स्वीकार करना, ट्रस्टी का कार्य करना और लॉकर सुविधा देना। तो बैंक का एजेंसी कार्य बैंकिंग चैप्टर का है अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इसका क्या है, एजेंसी कार्य में ऋण देना। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है। तो क्या सब, बैंक दर, नैतिक दबाव, खुले बाजार की क्रियाएं और नगद कोष अनुपात में परिवर्तन। तो ऑप्शन ए बैंक दर, बी में नैतिक दबाव, सी में खुले बाजार की क्रियाएं और डी में नगद कोष अनुपात में परिवर्तन। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नगद कोष अनुपात में परिवर्तन। उसके बाद देश में कागजी नोट कौन जारी करता है। देश में कागजी नोट कौन जारी करता है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए व्यावसायिक बैंक, बी में केंद्रीय बैंक, सी में विश्व बैंक और डी में औद्योगिक बैंक। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय बैंक। जो भी नोट जारी करता है वो कौन बंद करता है, केंद्रीय बैंक आरबीआई। तो कौन करता है ये, भारत का बैंकिंग प्रणाली का देश में कागजी नोट कौन जारी करता है, केंद्रीय बैंक जारी करता है। उसके बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली जो भी अपनी सारे सिस्टम बैंकिंग का चल रहा है उसका संरक्षक कौन है। एक वन टॉप बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। तो कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और भारतीय जीवन बीमा नियम। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका है। ठीक है। नरसिंघम समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। कर सुधार, बैंकिंग सुधार, कृषि सुधार और आधारभूत संरचना का सुधार। तो ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग सुधार। उसके बाद भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। 1949 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में और 2000 ईस्वी में। तो कब किया गया था, 1969 ईस्वी में। किन्स के अनुसार विनियोगों से अभिप्राय है। वित्तीय विनियोगों से, व्यावसायिक विनियोगों से, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी होगा, ए और बी दोनों। महामंदी किस वर्ष आई थी। तो किस वर्ष आई थी ये महामंदी, 1949 में, 1939 में, 1930 में, 1919 में। तो 1930 में। ठीक है। किनियंसन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन से है। आय के संतुलन का निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब मैक्रो एमआई अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, अच्छा एमआई नहीं है, एमए होगा ये शायद। हाँ, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय इकाई, व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक समग्र, राष्ट्रीय आय और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आय। सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया था, ये वेल्थ वाला एडम स्मिथ। तो ऐसे करके जो पहला चैप्टर में ही था, तो उसमें कौन सा दिया था इसने, सीमित साधन और असीमित आवश्यकता। तो किसने दिया था, रॉबिन्सन। निम्न अर्थशास्त्र में से कौन सा कल्याणकारी विचारधारा के नहीं है।
निम्नलिखित में से, निम्न अर्थशास्त्र में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? जेबी से, मार्शल, पिंगू और कैनन। तो इसमें से कौन सी है? जेबी से कल्याणवादी में नहीं है, तो जेबी से इसका आंसर हो जाएगा। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या एक्चुअली चुनाव की समस्या है कि हमारे पास साधन सीमित है और आवश्यकताएं असीमित हैं, तो इसमें से कौन सी आवश्यकता को मैं चुनूं जिससे क्या हो, एक बेटर ऑप्शन आए। तो क्या हो जाएगा इसमें? चुनाव की समस्या। उपभोक्ता के चयन की, फर्म की चयन की, इसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए चुनाव की समस्या। उसके बाद अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है उत्पादन का होना, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो और उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो। तो ये सारे ही समस्या अर्थव्यवस्था की समस्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। उस वक्र को आर्थिक समस्या दर्शाता है, उस वक्र को आर्थिक समस्या दर्शाता है। कौन सा वक्र है जिससे आर्थिक समस्या दर्शाता है? तो मांग वक्र, उत्पादन वक्र, उदासीनता वक्र और उत्पादन संभावना वक्र। तो पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है। उसके बाद सीमांत अवसर लागत निम्न में से कौन सा है? सीमांत अवसर लागत चेंज इन इनकम बट्टा चेंज इन क्या, चेंज वाई इक्वल टू चेंज आई, मतलब आप समझ लो इसको। उसके बाद तो इसमें क्या सब दिया है? ऑप्शन नंबर डी चेंज वाई टू चेंज एक्स, एमयू एक्स बट्टा एमयू वाई। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा, मतलब सीमांत अवसर लागत इनमें से कौन सा है? तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, सारा ही गलत है। उसके उपयोगिता का गणनात्मक गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किससे प्रस्तुत किया? गणनावाचक सिद्धांत तो मार्शल ने, पिंगू ने, हिंग्स ने, सैमुअल्सन ने। तो किसने दिया था? मार्शल ने। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, आय सिद्धांत में और इनमें से कोई नहीं। तो समष्टि अर्थशास्त्र में, मतलब उपभोक्ता चयन का व्यवहार का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। समसीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है, समसीमांत उपयोगिता नियम को उपयोगिता वृद्धि नियम, उपभोक्ता ह्रास नियम, प्रतिस्थापन का नियम। तो इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? बैंकिंग, जहाजरानी, सूचना। तो अदृश्य मद के सारा मतलब इनमें से सभी। भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड, निश्चित समय अवधि, व्यापकता, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। चालू खाते की निम्नलिखित में से कौन सी मदें हैं? दृश्य मदों का आयात, पर्यटकों का खर्च, दृश्य मदों का निर्यात। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, इसका सारा का सारा ही आ जाएगा। भुगतान शेष का घटक है चालू खाता, पूंजी खाता, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों। व्यापार संतुलन का अर्थ होता है पूंजी के लेन देन में, वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से, कुल क्रेडिट तथा डेबिट से, और इनमें से सभी। तो व्यापार संतुलन सारा मेलजुल करके ही आते हैं, तो इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते में नहीं आता? सरकारी सौदे, प्रत्यक्ष निवेश, एक पक्षीय अंतरण, और इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी खाते में नहीं आता, तो कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चित्रों के प्रकार होते हैं दंड चित्र, आयात चित्र, वित्तीय चित्र। तो सभी चित्र, सारे चित्र के मतलब प्रकार होते हैं, तो इनमें से सभी। ग्राहक द्वारा निम्न में से किसकी गणना नहीं हो सकती? ग्राफ द्वारा निम्न में से किसकी गणना नहीं हो सकती? समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनमें से कोई नहीं, मतलब सबकी ग्राफ द्वारा हम कर सकते हैं। कौन सा मद चरण पुंज मूल्यों से प्रभावित होता है? बहुलक, माध्यिका, माध्य, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी। श्रेणी के प्रत्येक मूल्य पर आधारित माप है विस्तार, चतुर्थक विचलन, प्रमाप विचलन। तो इनमें से सभी, मतलब सारा का सारा ही क्या है? श्रेणी के प्रत्येक मूल्य का आधारित माप है। तटस्थता वक्र का झुकाव होता है, कहा किधर से किधर की ओर तटस्थता वक्र? बाएं से दाएं की ओर, मतलब ऐसे होते हैं ना वो, बाएं से दाएं की ओर ऐसे होता है। ठीक है, तटस्थता वक्र का झुकाव होता है। उसके बाद सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन थे? गोसेन का जो नियम है, गोसेन रूल्स, वो थे। तो गोसेन थे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ऑप्शन नंबर ए गोसेन, बी में एडम स्मिथ, सी में चैपमैन और डी में हिंग्स। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए गोसेन। उसके बाद बजट सेट के लिए आवश्यक है बंडलों का संग्रह, विद्यमान बाजार कीमत, उपभोक्ता की कुल आय, और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। मांग के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इच्छा, वस्तु की इच्छा, एक निश्चित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी।
किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती? अनिवार्य वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं, विलासिता वस्तुएं और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिसका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं, एक दूसरे के बदले जिसका प्रयोग करते हैं वो कौन से होते हैं? स्थानापन्न, जैसे चाय कॉफी, ठीक है ना, तो वो स्थानापन्न वस्तु हो जाएगी। गुड़ और चीनी, तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्थानापन्न वस्तुएं। तो ऑप्शन नंबर बी स्थानापन्न वस्तु हो जाएगी। मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? मांग में कमी, आय में कमी हो जाएगी तो भी मांग में कमी हो जाएगी। उपभोक्ता की रुचि में कमी हो जाएगी, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आय मतलब क्या हो जाएगा? मांग में कमी हो जाएगी। क्रेता की संख्या में कमी, क्रेता अगर अल्टीमेट क्रेता ही कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो भी मांग में कमी हो जाएगी। बट इसका एक ओवरऑल जो है इसका मतलब विरोधाभास विफन वाला है। इसका विरोधाभास एक है ना, जिसमें क्या होता है कि मोटे अनाज अगर इनकम बढ़ती है तो मोटे अनाज का दाम क्या मतलब डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो वो एक विरोधाभास है। तो बट यहाँ पे क्या है? मांग में कमी निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? आय में कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी, उपभोक्ता की रुचि में कमी। तो इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त करता है? आवश्यक वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं, विलासिता वस्तुएं। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? वस्तु की प्रकृति, कीमत स्तर, आय स्तर। तो सारे फैक्टर क्या होते हैं? मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। आय कर भी मांग मतलब कम या ज्यादा हो सकता है, कीमत अगर कम या ज्यादा हो जाए उस पर भी डिमांड में इफेक्ट आता है। वस्तु की नेचर और प्रकृति कैसी है ये भी देखा है। अगर मतलब चलो एक दवाई वाली कंपनी अगर थोड़ा महंगा भी कर दे तो दवाई तो आदमी को लेना है, तो वही चीज होती है। वस्तु की प्रकृति कैसी है, कीमत स्तर कैसा है और आय का स्तर कैसा है, तो इनमें से सभी पर ही क्या होते हैं? मांग की लोच प्रभावित होती है। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है मांग में परिवर्तन के कारण कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन, वास्तविक आय में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? उत्पादन शुल्क, बिक्री कर। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत बिक्री कर, ए और बी दोनों, और संपत्ति कर। तो उत्पाद शुल्क भी और बिक्री कर भी, ये दोनों ही दोनों। तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। प्रत्यक्ष कर है, आयकर है, उपहार कर है, ए और बी दोनों हो और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? प्रत्यक्ष। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? इनकम टैक्स मतलब आयकर है। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर भी अप्रत्यक्ष कर है और आयकर मतलब आयकर नहीं है। इसी क्वेश्चन को उल्टा घुमा करके पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है? पूंजीगत व्यय। हाँ, पूंजीगत व्यय होता है पुल के, क्योंकि वो भविष्य बहुत सारे दिनों के लिए काम में लाई जाती है। पूंजीगत व्यय है। राजस्व व्यय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पूंजीगत व्यय। बजट 10 प्रकार के होते हैं। संतुलित बजट, अधिशेष बजट, घाटे का बजट और इनमें से सभी, तो सभी प्रकार के बजट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। लोचपूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं? लोचपूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं? सरल प्रणाली, सतत समायोजन, भुगतान संतुलन में सुधार और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है सरकार द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, मोलतोल द्वारा, मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा। तो विश्व बैंक द्वारा विनिमय दर जो होता है वो विश्व बैंक द्वारा ही किया जाता है। विदेशी विनिमय बाजार का रूप है हाजिरी या चालू बाजार, वायदा बाजार, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में था, क्या था? स्थिर विनिमय दर, अधिलिखित विनिमय दर, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। शेष भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित होती है? दृश्य मदें, अदृश्य मदें, पूंजीकरण, तो नॉर्मल स्थिति तीनों मदें ही सम्मिलित होती है। इनमें से सभी। साधन कीमत निर्धारण में कौन से घटक हैं? लगान, मजदूरी और ब्याज, फैक्टर कॉस्ट। तो ये सब सारे ही हो जाएगी इनमें से सभी। सरकार द्वारा उच्चतम निर्धारित कीमत तय की जाती है कब? आवश्यक वस्तु पर जो बाजार की निर्धारित कीमत से कम होती है और सामान्य लोगों की पहुंच से अंदर लाना। तो इनमें से सभी सारा ही सिचुएशन। तो ऑप्शन नंबर डी। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, उपभोक्ता का सिद्धांत, समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में,
ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं तो समान कीमत स्तर दोनों में। उसका निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है? संपत्ति, बचत, निर्यात, इनमें से कोई नहीं तो संपत्ति। ऑप्शन नंबर ए। समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता बेरोजगारी की समस्या पर, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार पर, समग्र मांग पर और जूट उद्योग पर। समग्र मांग पर, क्योंकि वहां पे क्या होता है, छोटे छोटे चीज पर मतलब एक उपभोक्ता, एक मशीन या एक फर्म, इस टाइप की बातें आती है। प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? उपभोक्ता, निवेश, आय और इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। परिवार फर्मों की निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? परिवार फर्मों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? तो भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यम। तो सारा ही कौन देता है? परिवार देता है, सोसाइटी देता है। द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? द्वितीय क्षेत्र में बीमा, बैंकिंग, व्यापार और विनियोग। तो विनियोग। घिसावट व्यय किससे सम्मिलित नहीं रहता है? जीएनपी, एमपी से। जीएनपी, एमपी, एनएनपी, एमपी, एनएनपी। तो जी को एन करने के लिए डेप्रिसिएशन, हेडलेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब बातें होती है। तो जीएनपी, एमपी। मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसका मतलब ये होगा। बाजार की निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता है? एक क्षेत्र, क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों की उपस्थिति, वस्तु का एक मूल्य और इनमें से सभी। तो सारा सिचुएशन इनमें से सभी। बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है कहलाती है मोनोपोली, मोनोपोली होगा। जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है तो वो अपने हिसाब से मोनोपोली, मतलब जो है वही है, वो जो करना चाहता है वही होगा। तो क्या हो जाएगा? मोनोपोली। एकाधिकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? एक क्रेता और अधिक विक्रेता, निकट स्थानापन्न का अभाव, नई फर्मों में प्रवेश पर प्रतिबंध, इनमें से सभी नहीं। तो एक क्रेता और अधिक विक्रेता, ठीक है, तो ये नहीं है। विशुद्ध प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है? बाजार का पूर्ण होना, साधनों की पूर्ण गतिशीलता, उत्पादन की एकरूपता, तीन में से सभी। ऑप्शन नंबर डी। समरूप उत्पाद की विशेषताएं हैं केवल पूर्ण प्रतियोगिता की, केवल पूर्ण अल्पाधिकार की, ए और बी दोनों की। तो ऑप्शन नंबर ए, केवल पूर्ण प्रतियोगिता की। वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग अधिक हो, वस्तु की पूर्ति अधिक हो, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो। तो पूर्ण वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित, कहाँ पर निर्धारित होगा? जब लेने वाले जो भी प्राइस लेता है और जो प्राइस देता है, ये दोनों एक चीज पर, एक पॉइंट पर आ जाए तो वहां पे हम क्या होते हैं, मतलब वस्तु की कीमत निर्धारित वही हो जाती है। क्योंकि आप भी सोचोगे क्या कि मैं इतना पैसा दे रहा हूं तो क्या इससे मेरे को इतनी बेनिफिट मिल रहा है उस गुड्स से? अगर नहीं तो फिर इतना पैसा दे क्यों रहा हूं? तो वही सामने वाला भी ये सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लूं, और जो पैसे पे करता है वो कहता है क्या हम कम से कम दूं। तो ये पॉइंट जहां पे फिक्स हो जाता है वही क्या हो जाता है? प्राइस डिटर्मिनेशन पॉइंट। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? रिकार्डो, वालरस, मार्शल। तो ऑप्शन नंबर सी, मार्शल। उसके बाद किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है मांग के द्वारा, पूर्ति के नियम के द्वारा, मांग में पूर्ति दोनों के द्वारा। मांग में पूर्ति दोनों के द्वारा होता है सरकार द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी, मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत को